ग्रुप्स एंड रिंग्स कर रहे थे हम। सेमेस्टर 5 थर्ड ईयर है। फर्स्ट यूनिट में आपके 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 कर रहे थे, 1.3 तक कर चुके हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है डेफिनेशन बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे हम कुछ थ्योरम्स देखते हैं साइक्लिक ग्रुप पे। तो पहली थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। तो ये एज अ रिजल्ट भी ध्यान रखना, ये हर एक साइक्लिक ग्रुप एक एबिलियन ग्रुप होगा ही होगा, और एक आपका नॉन एबिलियन ग्रुप अगर है तो वो साइक्लिक नहीं होगा। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। अब एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं? कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर जी आपका एक साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट। अगर जी आपका एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जहाँ पे ए उसका जनरेटर है। तो जी एक साइक्लिक ग्रुप है। मैं मान लेती हूँ कि एक्स और वाई जो है जी में एलिमेंट है, लेकिन जी में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? इस टाइप के, राइट, कि ए की पावर समथिंग, ए की पावर एन टाइप के एलिमेंट जी में है, जो कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है। तो अगर और एक्स और वाई अगर जी में एलिमेंट है तो एक्स भी ए की पावर समथिंग और वाई भी ए की पावर समथिंग टाइप का एलिमेंट होगा। तो एक्स को मान लेते हैं ए की पावर आर और वाई को मान लेते हैं ए की पावर एस, जहाँ पे आर और एस क्या है? इंटीजर है। हमें एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी है, यानी कि हमें एक्स वाई यानी कि एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई एक्स दिखाना है, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स दिखाना है। तो एक्स ये है, वाई ये है। एक्स इंटू वाई करोगे तो क्या आएगा? ए की पावर आर इंटू ए की पावर एस। पावर ऐड कर दोगे तो ए की पावर आर प्लस एस आ जाएगा, और इसको हम ए की पावर एस प्लस आर भी लिख सकते हैं, जो कि ए की पावर एस इंटू ए की पावर आर हो जाएगा, जो कि वाई एक्स के बराबर आ जाएगा। आर प्लस एस भी तो इंटीजर होगा, कि आर और एस इंटीजर है। तो ये जी क्या हो गया? एक एबिलियन ग्रुप हो गया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी थी कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, हो गया प्रूफ। सेकेंड थ्योरम देखो, अगर ए जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। तो एक साइक्लिक ग्रुप मैंने मान लिया जी, ए उसका मान लिया जनरेटर जो दे ही रखा है। जी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे? मान लो एक्स टाइप के हैं, और एक्स किस टाइप का होगा? ए की पावर समथिंग, और आर क्या है? इंटीजर है। ए की पावर आर को इस तरह से लिख सकती हूँ ना मैं, ए की पावर -1 इंटू माइनस आर, और माइनस आर क्या है? इंटीजर है, क्योंकि आर इंटीजर तो माइनस आर भी तो इंटीजर होगा। सिमिलरली अगर एक एलिमेंट है वाई, वो जी में बिलोंग करता है, तो वाई को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? ए की पावर एस, और ए की पावर एस को किस तरह से लिख सकती हूँ? ए की पावर -1 इंटू माइनस एस। यानी कि अगर जी के अंदर एक्स वाई एलिमेंट है, उसको मैं ए इनवर्स की पावर में लिख पा रही हूँ, राइट। तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या हो गया? जनरेटर हो गया जी का। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखो थ्योरम 3, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। देखो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या है कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप भी वही हुआ कि साइक्लिक ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसे कहते हैं ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, जनरेटर क्या होता है? वो तो एक एलिमेंट होगा ना। तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ जनरेटर का मतलब हुआ कि अगर ए जनरेटर है तो उस ए की मैं कितनी पावर करूं कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ पे हमने करा था ना ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट, जब मैंने वीडियो में कराया था आपको कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये रहा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, राइट। तो वही चीज़ है ये ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो जनरेटर का ऑर्डर होगा वही होगा साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि जनरेटर का ऑर्डर एक बार फाइनाइट मान लेते हैं, और एक केस में ले लेंगे कि जो जनरेटर है उसका ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट है। साइक्लिक ग्रुप हो गया जी और जनरेटर हो गया ए। केस 1 में लेके चलेंगे कि जनरेटर का ऑर्डर ए है और साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर ए प्रूव कर देंगे। और केस 2 में लेके चलेंगे कि जनरेटर का ऑर्डर यानी कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है और साइक्लिक ग्रुप यानी कि जी का ऑर्डर इनफाइनाइट शो कर देंगे। क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम में आ रखी है। केस 1 देखो कि जो जनरेटर है यानी कि जो ए है उसका ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है। तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, यानी कि ए की अगर मैं एन पावर कर दूं तो तब जाके आंसर ई आएगा, राइट। ए की अगर एन पावर कर दूं तब जाके आंसर ई आएगा। तो इसका मतलब जी के अंदर कम से कम एन एलिमेंट्स तो है ही, है ना। जी के अंदर एन एलिमेंट्स तो है ही। ए जो है जनरेटर है जी का, ए की जब एन टाइम पावर कर रही हूँ तब जाके ई आ रहा है, यानी कि ए की पावर एन से पहले जितने भी एलिमेंट थे वो ई नहीं है, वो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। ये बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर ए की पावर एन ई है यानी कि ए की जब एन पावर कर रहे हो तब जाके आपका आइडेंटिटी आंसर आ रहा है। ए की पावर एन से पहले जितने भी एलिमेंट है तब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया। तो ये सारे एलिमेंट क्या हैं? अलग अलग हैं। ए की पावर एन ई आया है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है? एन है, जो कि एक फाइनाइट ऑर्डर है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जो ऑर्डर है साइक्लिक ग्रुप का यानी कि जो ऑर्डर है जी का वो भी एन है,
यानी कि ये सारे एलिमेंट हमें दिखाने हैं कि ये जो सारे एलिमेंट है ना, ए स्क्वायर, ए क्यूब से लेके an-1 और an, ये सारे एलिमेंट आपके जी ग्रुप के अंदर हैं। तो अगर जी ग्रुप में ये n एलिमेंट है तो जी ग्रुप का ऑर्डर n हो जाएगा ना, ये प्रूफ करना है। तो देखो, हम मानते हैं कि जी के अंदर एलिमेंट है x, और जी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। तो जी में जो अगर x एलिमेंट है तो जो x है वो किस टाइप के एलिमेंट होंगे, a की पावर n टाइप के होंगे, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। तो जी के अंदर जो एलिमेंट है, जो x है, उसको हमने मान लिया कि वो x इक्वल टू a की पावर m टाइप का एलिमेंट है, जहाँ पे m क्या है, एक इंटीजर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये g है उसके अंदर एग्जैक्टली n एलिमेंट्स हैं, ये हमें प्रूफ करना है ना। g के अंदर अगर n एलिमेंट है, इसका मतलब g का ऑर्डर n है, जो कि बराबर है उसके जनरेटर के ऑर्डर का, यही प्रूफ करना है। अब देखो, डिविजन एल्गोरिथम से इस m को हम लिख सकते हैं n³ प्लस में r, जहाँ पे रिमाइंडर होता है लेस देन n और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार बताई थी मैंने, 1.1 में ही बताई थी क्लियर अच्छे तरीके से। तो x इक्वल टू a की पावर m है और m ये है, तो x को a की पावर ये लिख सकते हैं, a की पावर n क्यू इंटू a की पावर r आ गया, और a की पावर n क्या है, a की पावर n e है, ये रहा, a की पावर n क्या है, e, तो ये आ गया इस तरह से। तो x आ गया a की पावर r के बराबर, x g में था और x am का टाइप है और x ar के बराबर भी है, तो यानी कि जो g के अंदर एलिमेंट है वो a की पावर r टाइप के हैं, जहाँ पे r 0 और n के बीच में लाई करता है, बराबर टू 0। ठीक है, इसका मतलब इस वाली कंडीशन से अगर g के अंदर इस टाइप के एलिमेंट है और r इसके बीच में लाई करता है, इसका मतलब g के अंदर एग्जैक्टली n एलिमेंट्स है, क्योंकि r जो है वो n से कम होगा, n से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो g के अंदर एग्जैक्टली n एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब g के अंदर अगर n एलिमेंट है, यानी कि ऑर्डर ऑफ g n है और ऑर्डर ऑफ m n लेके चल रहे थे, तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई कि ऑर्डर जो है साइक्लिक ग्रुप का वो बराबर होता है टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। सेकेंड केस, हम मानते हैं कि जनरेटर का ऑर्डर है इनफाइनाइट। हम प्रूफ करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। जनरेटर का ऑर्डर यानी कि ए का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है, हम मान लेते हैं कि जी का ऑर्डर फाइनाइट है। तो जी का अगर ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है, जी का अगर ऑर्डर फाइनाइट है, बहुत बार बताया मैंने आपको कि अगर आपका एक सेट जी है, एक ग्रुप जी है और उसका ऑर्डर फाइनाइट है, इसके अंदर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट सेम होंगे, रिपीट होते हैं एलिमेंट, है ना। अगर मैं बोलूँ एक आपका ग्रुप है जी, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, और ऑर्डर उसका इनफाइनाइट है, यानी कि उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो सारे एलिमेंट अलग अलग होंगे तभी तो इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट लूँ 1 2 3 4 चलते चलते इन्फिनिटी तक, तो वो क्या है, आपका इनफाइनाइट सेट है ना, मतलब बहुत इनफाइनाइट सेट का मतलब इनफाइनाइट उसमें नंबर है और सेम नंबर नहीं है, 1 2 3 4 सारे अलग अलग हैं, तब जाके इनफाइनाइट बन रहा है ना। लेकिन मैं बोल रही हूँ ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है, यानी कि जी के अंदर जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे। अगर जी के अंदर ऑर्डर, जी का ऑर्डर फाइनाइट है, इसका मतलब जी के अंदर एलिमेंट फाइनाइट है, इसका मतलब जो जी के अंदर एलिमेंट है वो रिपीट करेंगे, तो कुछ एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ए की पावर आर और ए की पावर एस सेम एलिमेंट है, जहाँ पे आर बड़ा है एस से। इसको यहाँ लेके आओगे माइनस में तो ये आ जाएगा और ए की पावर 0 बन जाएगा, और ए की पावर 0 क्या होता है, ई। यानी कि जब आपने ए की पावर को, मतलब ए को आर माइनस एस उसकी पावर लगाई, तब जाके ई आ रहा है, इसका मतलब आर माइनस एस क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू करके। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, फाइनाइट। लेकिन हम तो लेके चले थे भाई वो हम लेके चले थे फाइनाइट है, बट यहाँ से क्या दिख रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट है, तो हमारी सपोजिशन जो है गलत है कि जो ऑर्डर हम लेके चल रहे थे इसका वो फाइनाइट है, तो जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट लेके चले थे, ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट आ गया, एंड सिंपली डन। ठीक है, समझ में आया होगा ना। यहाँ से देखो, ऑर्डर ऑफ ए को हम लेके चले थे इनफाइनाइट, हमें प्रूव करना है कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो भी क्या है, इनफाइनाइट है। हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो क्या है, फाइनाइट है। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है, इसका मतलब जी के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जी के अंदर कब होंगे, जब कुछ एलिमेंट सेम होंगे आपस में। तो हम मान लेते हैं कि ए की पावर आर और ए की पावर एस एलिमेंट क्या है, सेम है। यहाँ से आपके पास ये आ गया, इसको इधर माइनस में ले गए तो ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप ए को आर माइनस एस टाइम उस पर पावर लगा रहे हो, इसका मतलब क्या था कि ए पे जब आप ए का एन टाइम्स कर रहे हो तो ई आ रहा है, तो ए का जब आप आर माइनस एस टाइम्स कर रहे हो तो ई आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए का ऑर्डर तो फाइनाइट हो गया ना, कि ए पे इतनी बार कुछ कर, इतनी बार अप्लाई करके पावर ई आ गया,
तो ए का ऑर्डर तो फाइनाइट हो गया, लेकिन हमने क्या लिया था कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो ये चीज हमारी गलत प्रूव हो गई। तो ये चीज गलत प्रूव क्यों हुई? जब हमने ये चीज मानी तो ये प्रूफ भी गलत, और ये हमने कैसे मानी? जब हमने ये माना तो ये चीज भी गलत हो गई। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या है? इनफाइनाइट है। तो ऑर्डर ऑफ ए भी इनफाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ जी भी इनफाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप और ऑर्डर ऑफ जनरेटर सेम है। यही थ्योरम में प्रूफ करना था। नेक्स्ट, एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर मोर देन 2 विल हैव एटलीस्ट 2 जनरेटर्स। अगर एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर मोर देन 2 है, यानी कि ग्रुप के अंदर 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, तो उस ग्रुप के कम से कम 2 जनरेटर तो होंगे ही होंगे। ये रिमार्क ये कहता है। थ्योरम 4 देखो, अगर एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, साइक्लिक नहीं, फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर एन का, मान लेते हैं हम जी को मान लेते हैं फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर एन, यानी कि उस फाइनाइट ग्रुप जी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या है? एन, ठीक है, कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, और इस जी के अंदर एक और एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एन है, यानी कि उस एलिमेंट की पावर एन कर रहे हो तब जाके आइडेंटिटी आ रहा है। तो जो ये ग्रुप है ये साइक्लिक होगा, ये प्रूफ करना है। देखो इस थ्योरम को हम किस तरह से यूज करते हैं। मान लो मैं आपको ना एक फाइनाइट ग्रुप दे दूं जिसका ऑर्डर एन है, और मैं कहूँ कि प्रूफ करके बताओ कि जो ये ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर एन का, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। आपको ये प्रूफ करना है। तो अगर आपको उस ग्रुप के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर भी एन है, तो आप कह दोगे ना कि हाँ भाई वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक है, हो गया प्रूफ। तो ये थ्योरम है बेसिकली, ठीक है, कि अगर एक फाइनाइट ग्रुप है एन ऑर्डर का, अगर एक जी फाइनाइट ग्रुप है, उसका ऑर्डर एन है, यानी कि उस ग्रुप के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट इस ग्रुप जी का अगर ए है, तो इसका ए का ऑर्डर एन है। अगर ये कंडीशन होती है तो जो आपका जी है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है, यानी कि अब आप ए की पावर एन कर रहे हो तब जाके ई आ रहा है ना, ए की पावर एन कर रहे हो तब जाके ई आ रहा है। तो ए की पावर एन से पहले जितने भी एलिमेंट थे वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे, जैसे यहाँ बताया था कि ए की पावर एन कर रहे हो तो ई आ रहा है, ए की पावर एन से कम अगर है तो आपका आंसर ई नहीं आ रहा। तो जो ये सारे एलिमेंट है डिस्टिंक्ट हैं, तो ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। और ऑर्डर ऑफ जी क्या है? एन, और ये कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट्स है। तो यही जो एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है, ये सारे के एलिमेंट जी के हैं आपके, ठीक है। तो जो ये एन एलिमेंट्स हैं किसके अंदर है? जी ग्रुप में है। तो जी एक साइक्लिक ग्रुप हो गया, दिख नहीं रहा आपको यहाँ से? साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन जो हमने देखी थी, तो इस टाइप की तो होते हैं साइक्लिक ग्रुप। ए जनरेटर है तो ये साइक्लिक ग्रुप हो गया, और उसका ए जनरेटर हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ इंपॉर्टेंट थ्योरम है छोटी सी बट है इंपॉर्टेंट। देखो किस तरह से इसको करेंगे हम। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। फाइनाइट ग्रुप हम मान लेते हैं जी। फाइनाइट ग्रुप जी है तो जी का जो ऑर्डर है वो पी है, और पी एक प्राइम नंबर है, यानी कि जी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो प्राइम नंबर है। यानी कि अगर जी के अंदर एलिमेंट है तो वो 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर जो है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है। तो जी एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका ऑर्डर जो है जी का वो क्या है? पी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम है, ठीक है। अब जी एक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, तो कम से कम इसका ऑर्डर कितना हो सकता है? जी का 2 हो सकता है, क्योंकि अगर हम प्राइम नंबर देखें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, तो यानी कि जी का ऑर्डर कम से कम 2 हो सकता है, यानी कि जी के अंदर कम से कम 2 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब 2 एलिमेंट, अगर एक ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है और वो ग्रुप है, तो एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो होगी ना, और एक एलिमेंट कोई और होगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको एक ग्रुप बोलूँ जी, और जी के अंदर मैं बोलूँ सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो वो 2 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? ए होगा और एक ई होगा। एक तो आइडेंटिटी होगा और एक ए होगा, और ये ए आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, और ई आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। अब जो ये ए है, ये वाला जो एलिमेंट है ए, इसका ऑर्डर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा ना। इस ए का ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। देखो कैसे होगा। ए आपका क्या है? ए एक एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। तो अगर आप ए की पावर 1 करते हो, देखो अगर आप ए की पावर 1 करते हो, ए की पावर 1 करते हो तो अगर ई आ जाता है तो इनकी 1 ए का ऑर्डर हो गया, बट ऐसा तो नहीं है क्योंकि ए ई के बराबर नहीं है। ए की पावर 2 करते हो तो आपका ई आ सकता है। सिंपल सी बात ये है कि ए का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ लिखिए कि जो ए का ऑर्डर है वो तो 2 होगा या उससे बड़ा हुआ 1 नहीं हो सकता।
ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो ए है उसका ऑर्डर m है, ठीक है, ए का ऑर्डर हम मान लेते हैं m। अब आगे देखो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो आपका ये g है उसका एक साइक्लिक सब ग्रुप मान लेते हैं हम h, जिसका जनरेटर है a, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ h है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ a के, जो कि m है। देखो, ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर। h हमने माना है कि h जो है एक साइक्लिक सब ग्रुप है g का, तो h साइक्लिक भी है और एक ग्रुप भी है, क्योंकि सब ग्रुप तो है, ठीक है, सब ग्रुप का मतलब g का सबसेट है और साथ में ग्रुप भी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में g आपका ग्रुप है। तो h एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, तो h का जो ऑर्डर होगा वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, और ऑर्डर ऑफ जनरेटर क्या है, h का जो जनरेटर है वो क्या है, a है, और ऑर्डर ऑफ a क्या है, m है। तो ऑर्डर ऑफ h विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, जो कि क्या है, m, इस वाली थ्योरम से, ठीक है। ये चीज समझ में आई इतनी, ओके। अब हम लगाएंगे लेग्रांज थ्योरम। लेग्रांजे थ्योरम क्या कहती है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है, जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। जो सब ग्रुप का ऑर्डर है, जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ये क्या कहती है, लेग्रांज थ्योरम ये चीज कहती है। तो सब ग्रुप का ऑर्डर है m, ग्रुप का ऑर्डर है p, तो m डिवाइड करता है p को। लेकिन पहली बात तो ये कि p एक प्राइम नंबर है, और दूसरी बात ये कि जो m है वो या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, यहाँ से पता लगा आपको, ठीक है। और p एक प्राइम नंबर है, तो ये चीज कब पॉसिबल होगी, जब आपका m p के बराबर है, m p के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब h और g जो है वो इक्वल है, और h साइक्लिक है, तो सिंपल सी बात है g भी साइक्लिक होगा। यही तो प्रूफ करना था कि अगर एक फाइनाइट ग्रुप है उसका ऑर्डर प्राइम नंबर, ऑर्डर प्राइम है, तो वो साइक्लिक होगा, यानी कि g को साइक्लिक प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया g को साइक्लिक। हो गया क्वेश्चन सिंपल तरीके से। थ्योरम 6 देखो, थ्योरम 6 से आगे नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ।